आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 2022 की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके 2022 के इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। और ये हम लोगों का पार्ट 2 है, यानी सेट 2 है। और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 में 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। यदि आपने सेट 1 को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और कंप्लीट देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 1 होगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 2 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए इस सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल यानी वार्षिक, और ये है हम लोगों का इकोनॉमिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 219, पूर्णांक यानी फुल मार्क्स जो है वो 100 है, और आप लोगों को समय यानी टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग कहाँ पे मिलेंगे? तो अब हम लोग जो है 51 के पास मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। और इस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? Which of the following are the advantage of barter system? यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? तो इस 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक असमानताएं नहीं, ये तीनों। तो 51 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इन इंग्लिश इसका अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द एबोव, सिंपल सिस्टम, मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। यानी सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो इस 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, व्यापारिक बैंक है, यानी कॉमर्शियल बैंक। याद रखिएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो व्यापारिक बैंक है, यानी कॉमर्शियल बैंक है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? Which of the following is the प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? यानी व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इस 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी जमाई स्वीकार करना, ऋण देना और शाख निर्माण, ये तीनों। तो 53 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स और क्रेडिट क्रिएशन, ये तीनों। तो सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल द एबोव, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंक जो है वो शाख नियंत्रण करती है। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, बैंक दर के जरिए, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, यानी बैंक दर। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55, केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। यानी किस प्रकार जो है वो ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है केंद्रीय बैंक? तो देखिए हम लोग फिर से इसको ये कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, ठीक, ताकि इसका इंग्लिश भी आ जाए। तो 55 नंबर क्वेश्चन था कि केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटीज ऑफ क्रेडिट बाय। तो 55 यानी 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, पुनर्खरीद दर यानी रेपो रेट को बढ़ा सकता है, पुनर्खरीद दर बढ़ा सकता है। तो 55 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, राइजिंग रेपो रेट, यानी आप लोगों को ए नंबर में टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? केंद्रीय बैंक के द्वारा, यानी केंद्रीय बैंक जो हम लोगों का सेंट्रल बैंक है ना, उसके द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? Which type of currency is issued by the central bank? तो इस 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, चलन मुद्रा। कौन सी? तो करेंसी को जारी किया जाता है, यानी
चलन मुद्रा को, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 56 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57 यानी 57 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। मौद्रिक नीति जो है ना, उसका प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो ए बी से, हाँ सब तो हो जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी उत्पादकता एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता और मूल्य स्थिरता, ये तीनों। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इन इंग्लिश इसका अंग्रेजी में देखिए क्या होगा, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल ऑफ दीज, यानी इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट और स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट और प्राइस स्टेबिलिटी, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का यहाँ पे 58 यानी 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? Which of the following is not a quantitative method of credit control? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नैतिक दबाव यानी मोरल सुएशन। तो क्या हो जाएगा? नैतिक दबाव, यानी 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक दबाव यानी मोरल सुएशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR, तो इस 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घटता है। जब CRR घटेगा तब साख मुद्रा का विस्तार होगा। तो 59 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन CRR फॉल्स, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बैंकिंग ऑम्बुड्स, ठीक है, ऑम्बुड्समैन स्कीम वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर, यानी बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1995 यानी 1995 ईस्वी को। तो सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 61 यानी 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए। तो इस 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, 22 जनवरी 1993 ईस्वी को। कब किए थे? तो 22 जनवरी 1993, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए इंग्लिश यानी अंग्रेजी में इसका देख लेते हैं। RBI and Reserve Bank of India announced the guidelines to issue license to new banks of private sector on, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, जनवरी 22 इन 1993, यानी 1993 ईस्वी को, 22 जनवरी 1993 को। तो सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 62 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ MEC, तो इस 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती जाती है। याद रखिएगा कि विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ जो है MEC घटती जाती है। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट MEC इज फॉल्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 63 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी सीमांत उपयोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 63 का सही आंसर ऑप्शन बी, डेल्टा C बाई डेल्टा Y, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, पूंजी की सीमांत क्षमता है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज, पूंजी की सीमांत क्षमता है ऑप्शन ए प्रत्याशित आय बटे लागत, ऑप्शन बी लागत बटे प्रत्याशित आय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इस 64 का आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं देखूंगा कि आप लोग कौन कौन सही आंसर कर पाते हैं। तो आप लोग 64 का आंसर जो होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 65 नंबर क्वेश्चन, किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो 65 यानी 65 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण अपूर्ण रोजगार संतुलन। किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपूर्ण रोजगार संतुलन। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए, which of the following is known as the state of deficient in
किन्सियन इकोनॉमी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, किन्स के गुणक को निम्नलिखित में कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं? Which factor affects किन्सियन मल्टीप्लायर, यानी किन्स के गुणक को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो प्रभावित कर सकते हैं? तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये दोनों। तो आप सही आंसर हो जाएगा क्या? तो आप लोगों को टिक करना होगा ऑप्शन सी नंबर में, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 67 नंबर क्वेश्चन, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे कहा जाता है? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये न्यून मांग की दशा। क्या कहा जाता है? तो न्यून मांग की दशा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसका अंग्रेजी में देखिए, यानी इन इंग्लिश, इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट द लेवल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज नोन एज द स्टेट ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिफिशिएंट डिमांड। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखे। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है पूरा आप लोगों को। तो 68 यानी 68 नंबर क्वेश्चन, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त से भी, यानी बैंक दर में कमी, खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदना और नगद कोष अनुपात को कम करना, ये तीनों। तो 68 का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, उच्च मॉनेटरी मेजर में बी एडॉप्टेड टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल द एबोव, रिडक्शन इन बैंक रेट, बाइंग सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, रिड्यूसिंग कैश रिजर्व रेशियो, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? उच्च मॉनेटरी मेजर इज टू बी एडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप, यानी स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? तो ये 69 यानी 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, बैंक दर में कमी, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना और नगद कोष अनुपात में वृद्धि, ये तीनों। तो 69 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल द एबोव, इंक्रीज इन बैंक रेट, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, बजट निम्नांकित प्रकार के होते हैं। बजट जो होते हैं वो निम्नांकित प्रकार के होते हैं। बजट आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त से भी ऑल द एबोव, यानी बजट जो है वो संतुलित बजट भी होते हैं, बचत का बजट होता है और घाटे का बजट होता है, ये तीनों। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डिफिसिट बजट, ये तीनों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है डायरेक्ट टैक्स इज। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी आयकर और उपहार कर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी में बोथ ए एंड सी, यानी ए एंड बी, इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, ये दोनों। तो 71 का सही आंसर क्या होगा? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 62 यानी 72 नंबर क्वेश्चन, असंतुलित बजट में, असंतुलित बजट में क्या होता है? तो 72 का सही आंसर होगा, सारा तो आंसर होना चाहिए इसका, हाँ। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा केवल बी और सी। बी सी कौन है? तो ये हो जाएगा बी आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है। सी नंबर में घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है, ये दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को टिक कर देना है डी नंबर में, यानी ए और ये दोनों हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इज हाइयर रिलेटिव टू इनकम, डिफिसिट इज कवर्ड बाय लोन्स और प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 73 यानी 73 नंबर क्वेश्चन,
सरकार बजट के माध्यम से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? सरकार जो है वो बजट के माध्यम से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, संतुलित क्षेत्रीय विकास और आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, ये तीनों। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे देखिए, विच ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय बजट, तो टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट और रेडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द एबोव, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक करना होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्व घाटा, यानी आप लोगों को सी नंबर में टिक कर देना है। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए, which of the following indicates the reason of borrowings by the government, यानी सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 75 यानी 75 नंबर क्वेश्चन, बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? which of the following is the component of budget, यानी बजट के जो संगठक है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी बजट प्राप्तियां और बजट तय। ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, ये दोनों। तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, फॉरेन एक्सचेंज ठीक है, मार्केट होना चाहिए यहाँ, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेट इज डिटरमाइंड बाय, यानी विदेशी विनिमय बाजार दर का निर्धारण होता है। तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ये दोनों। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, ये तीनों। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का द रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, नेचुरल रीजन, इकोनॉमिक रीजन्स एंड पॉलिटिकल रीजन्स, ये तीनों। तो सही आंसर ऑप्शन डी, आप लोगों को डी नंबर में टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर इनविजिबल आइटम्स, यानी अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, यानी बैंकिंग, जहाजरानी, सूचना, बैंकिंग, शिपिंग एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द एबोव। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर कैपिटल अकाउंट, यानी पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो 79 यानी 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी सरकारी सौदे, निजी सौदे और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, ये तीनों। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक कर देना है, ऑल द एबोव। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तीनों। तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 80 यानी 80 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन से कारण है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार चक्र। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कहाँ चले गए भाई? हाँ, तो हम लोग 80 में थे, तो इसका इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेड साइकिल। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 81 81 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है? तो जहां सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो, यानी व्हाट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हो जाएगा MU इक्वल टू प्राइस, MU इक्वल टू प्राइस, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 81 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 82 यानी 82 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? तो 82 यानी 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, यानी भूमि, श्रम और पूंजी, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये तीनों। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे 83 यानी 83 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ये किसने कहा था? तो इस जो क्वेश्चन नंबर 83 है यानी 83 का सही, इसका इंग्लिश भी ऊपर कर लेते हैं, तो 83 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडमैन ने कहा था। किसने कहा था? तो फ्रेडमैन ने। हु सेड इकोनॉमिक इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस, यानी किसने कहा कि विज्ञान जो है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान? ये किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रेडमैन ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आप लोगों को बी नंबर में टिक करना है। नेक्स्ट हम लोग का देखिए 84 यानी 84 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? वन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैज बीन इंस्टॉल्ड, यानी निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो 84 यानी 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, ये दोनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोगों को सी नंबर में टिक करना है। नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन, तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन बाय, यानी तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है। तो 85 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, यानी ऑल द एबोव, अर्थात कीमत रेखा, तटस्थता वक्र और तटस्थता चित्र, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द प्राइस लाइन, द इंडिफरेंस कर्व, द इंडिफरेंस मैप, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 86 यानी 86 नंबर क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात ये दोनों सही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आप लोगों को इसका सी नंबर में टिक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 87 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, बजट रेखा का ढाल होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज, यानी बजट रेखा का ढाल होता है। तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, -px बटा पी वाई, यानी -px बाई पी वाई, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 88 नंबर क्वेश्चन, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग, राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी, यानी कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है? तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, बढ़ती है, यानी राइजेज। याद रखिएगा कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 89 89 नंबर क्वेश्चन, उत्पादक फलन में उत्पादन किसका फलन है? इन प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ विच, यानी उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पत्ति के साधनों का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा कि उत्पादक फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पत्ति के साधनों का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 90 यानी 90 नंबर क्वेश्चन, जब 100 इकाई उत्पादन करने पर कुल स्थिर लागत ₹30 हो और औसत प्रतिवर्ती लागत ₹3 हो तो कुल लागत होगी। When the total fixed cost of production 100 units is Rs30 and the average variable cost is Rs3, total cost is, यानी कुल लागत कितनी होगी? तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 90 का आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। 91 नंबर क्वेश्चन, औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो औसत लागत वक्र का जो आकार होता है ना, वो यू आकार जैसा है। द शेप ऑफ एवरेज कोस्ट कर्व इज यू शेप्ड, यानी किसके आकार का होता है? तो यू आकार का होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औसत लागत वक्र का आकार यू आकार जैसा होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। यहाँ पे हम लोगों का देखिए 92 यानी 92 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर, यानी उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होगा? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर रहता है। विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज, तो 92 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रिमेन कांस्टेंट, यानी स्थिर रहता है। तो आप लोगों को सी नंबर में टिक कर देना है।
आगे देखिए हम लोगों का 93 यानी 93 नंबर क्वेश्चन, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। तो इस 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, जहां सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटती है, यानी सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में विथ विच कंडीशन फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मार्जिनल रिवेंज इक्वल टू मार्जिनल कोस्ट कर्व कट्स मार्जिनल कर्व फ्रॉम द बिलो, यानी सही आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी आप लोगों को सी नंबर में टिक कर देना है। चलिए फटाफट से देखते हैं, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये दोनों को आप लोग छोड़ दीजिए। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 96 नंबर क्वेश्चन, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो 96 का सही आंसर होगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों होगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक कर देना है। यहाँ पे देखिए इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तीनों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल द एबोव। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। तो 97 यानी 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों जो है क्या करता है, प्रदान करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक कर देना है। Which सर्विस आर प्रोवाइड बाय फैमिलीज टू अ फर्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये तीनों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए 98 यानी 98 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी सार्वजनिक व्यय, कर, सार्वजनिक ऋण, ये तीनों, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स एंड पब्लिक डेट, ये तीनों, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 99 नंबर क्वेश्चन नंबर 93, बजट में सम्मिलित हो सकता है। तो बजट में क्या क्या सम्मिलित हो सकता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी आगम घाटा, वित्तीय घाटा और प्रारंभिक घाटा, ये तीनों शामिल हो सकता है, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का बजट में इंक्लूड्स रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट, ये तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 100 यानी 100 नंबर क्वेश्चन नंबर 100, मुद्रापूर्ति का नियमन कौन करता है। मुद्रापूर्ति का जो नियमन करता है वो कौन करता है। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 100 का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो हम लोगों ने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था वो ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने का आंसर पता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बस देख लीजिए आप लोग फटाफट, कहाँ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आप लोगों को दिख जाएगा सेट 1 यानी इससे पहले वाली वीडियो, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।